हम लोग वो कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर, जो फिर मेंस में जो पूछे गए। जैसे अगर आप क्वेश्चंस के पैटर्न पे ही पहले देखिए, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है यूपीएससी मेंस 2020। अब इसमें है कि एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव्स ऑफ जेंडर जस्टिस। सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ रेलिवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड केस लॉज। बिल्कुल मतलब जिसको कहते हैं कि एकदम सिंपल क्वेश्चन जिसको कह रहे हैं, मतलब कि केवल आपको ये देखना है कि आपको इससे संबंधित जो है केस लॉज पता है कि नहीं। अगर पता है तो इसमें और कोई आपको बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं कि आपको अपना जो फैंसी थॉट्स या फिर और सब कुछ डालने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और लास्ट ईयर 2023 मेंस का, ये भी नहीं कि हम लोग कोई 10 साल पुराना क्वेश्चन जो है डिस्कस कर रहे हैं। एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव्स। कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव्स का क्या मतलब हुआ कि संविधान का क्या आपका जो है दृष्टिकोण है ना, उसका इसको लेके, किसको, जेंडर जस्टिस को लेके। जेंडर जस्टिस क्या होता है, तो आप लोग जैसे कि ये पढ़े भी हैं आर्टिकल 15 है ना। आर्टिकल 15 क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन on the grounds religion, race, caste, gender, place of birth और रेसिडेंस और डिसेंट जो है ये ऐड हो जाता है आर्टिकल 16 में। तो अब है कि जेंडर को लेके, जस्टिस को लेके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, तो ये सारे प्रोविजंस हैं, है ना। इसके अलावे जो है, अब ये जो आपका डिस्क्रिमिनेशन है, ये जेंडर के आधार पर नहीं होना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिया हुआ, ठीक है। ऐसे ही सर्टेन जो है वो केस लॉज जो है इससे रिलेटेड किन किन केसेस में, जैसे आप लोग को मालूम होगा कि एक विशाखा जो है केस है जिसमें एक सर्टेन गाइडलाइंस दिया गया है कि आपको इसको लेके जो ये हरासमेंट होता है आपको, है ना, तो इससे संबंधित है, और भी बहुत सारे केसेस जो हैं आपको, ठीक है। तो अब इनका आपको क्या करना है, इसका उल्लेख करना और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के आधार पे बस इसको इलेबोरेट करना है 250 वर्ड्स। हम आ रहे हैं एक एक करके आ रहे हैं। मतलब अभी तो हम जस्ट क्वेश्चंस पे आपको ये कह रहे हैं कि आप लोग बस इस पर रिएक्ट कीजिए, कि मतलब जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस आ रहा है आप लोग के पास जो भी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, मतलब हम ये नहीं करें कि अब आप लोग जो है बहुत ज्यादा जो है इन डेप्थ आप नॉलेज एक्वायर कीजिए, लेकिन प्रीलिम्स तक का आपको दो चीजें होती हैं। जैसे कि फुटबॉल का जो खेल होता है ना, उसमें दो ही चीज होता है, एक को होता है या तो आपको गोल, एक होता है कि सेव करना है, और एक को क्या करना है कि गोल आपको अटैक करना है, ठीक है। दोनों में से कौन सा काम जो है ज्यादा डिफिकल्ट होता है, गोल को बचाना कि गोल मारना? गोल को बचाना। तो ये जो सेव गोल होता है ना, यही होता है आपका प्रीलिम्स, और ये जो है आपका इसको बोलते हैं मेंस। समझ में आ गया? मतलब कि आप चाहे कितने भी इंटेलिजेंट हैं, सब कुछ हैं, अगर आपने राइट टाइम पे राइट थिंग एग्जीक्यूट नहीं किया तो आपका प्रीलिम्स नहीं होने वाला। और प्रीलिम्स में आप क्या करते हैं, बहुत सारे फैक्ट्स को, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स को, उसको अब यहाँ कंसोलिडेट करना है। आई बात समझ में? जैसे कि आपको क्या करना है, अटैक करना है, सामने जो है गोलकीपर है और आप जो है, और अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखिएगा तो कन्वर्सन रेट किस में ज्यादा होता है, सेविंग गोल में कि गोल अटैक करने में? जो ज्यादा अटैक कर रहा है, बचाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उसमें। उस दृष्टि से भी देखिएगा तो आपको लिखना है वहां पे,
और आपको इसमें क्या करना है कि बस ये देख लेना है कि भाई उसका जो वो फुट मूवमेंट और ये कि वो किधर जा रहा है, इधर मार रहा है कि उधर मार रहा है, आई जो ऑब्जर्वेशन उसका, ये बॉडी लैंग्वेज, अगर आप बहुत सारे कुछ वीडियो फुटेज अगर आप देखिएगा, इवन दो यू आर नॉट ए फुटबॉल प्लेयर, लेकिन इस डेटा को आप देख के आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि ये गोल इधर जाने वाला है। आपको खिलाड़ी बनने की जरूरत नहीं है। अब आप समझ रहे हैं कि हम क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। कि आपको अगर वो नहीं भी नॉलेज है इन डेप्थ कि कैसे ये जेंडर जस्टिस है, क्या जजमेंट है, क्या नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर, जुडिशियल रिव्यू, ये सब आपको बस उसका एक बेसिक आइडिया है, और आपको एक आंसर राइटिंग स्किल अगर आपको ये पता है, तो आप एक सेट जो है फॉर्मेट के हिसाब से आप उसको, इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस और कुछ नहीं है। समझ में आई बात। और ये प्रीलिम से रिलेटिवली इजी होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है मेंस में, कि मेंस में जो है आपको मेहनत बहुत करना है, मतलब एक यूनिडायरेक्शनल। मेंस जो है एक प्रेडिक्टिव नेचर होता है, प्रीलिम्स में आप नहीं प्रेडिक्ट कर पाते हैं, है ना। अगर आपका एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आपका एक दायरा एक बड़ा हो गया नॉलेज डोमेन, तो आप ये कहीं कहीं से भी कुछ भी आएगा तो हम आंसर डिटेक्ट कर लेंगे, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्सपीरियंस है। जैसे अभी जो आप लोगों ने एग्जाम दिया, जो क्वेश्चन अभी आया, कहीं प्रिडिक्शन कुछ भी पूछ सकता है वो। अब एग्जाम के बाद आप कह रहे हैं कि ये फैक्चुअल है, ये यूपीएससी लेवल का नहीं आया, आपसे भी लोग पूछ रहे हैं, मुझे तो अच्छी बात है ना कि आप जिस लेवल पे थे कम से कम उसको हैंडल कर ले। तो नहीं सर हम लोग प्रैक्टिस कुछ और कर रहे थे, ये इसका मतलब कि आप पहले से उस तरह के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते थे, प्रैक्टिस का अभाव था, इसलिए आप जो है एडिक्वेट, सब 3 4 5 क्वेश्चन तो और हमारा बन जाता, और हमारा जो है कट ऑफ से 5 6 नंबर, सब लोग का यही, अधिकांश लोग जो हमको अभी तक जो मिला है फीडबैक उसमें यही। और नियर अबाउट जो एवरेज स्कोर जो हमको मिल रहा है वही मतलब 99 100 102, तब इतना लोग किए हुए। हालांकि एक दो कैंडिडेट जो है 112 तक भी गए हुए हैं, 112 115 भी बता रहे हैं, तो खैर उनको छोड़ दीजिए, लेकिन मोर और लेस यही 100 102 यही स्कोर जो है लोग किए हुए हैं। एक दो क्वेश्चन जहाँ पे जो डाउटफुल है वो तो रहता ही है। तो कहने का ये मतलब है कि आपको थोड़ा सा एक ट्विस्ट आया तो आपका वो नॉलेज यहाँ नहीं, लेकिन यहाँ काम आ सकता है, यहाँ आपको उसको अप्लाई करना है। समझ में आई बात। अब जैसे कि यही क्वेश्चन है, इसमें से यूपीएससी का नाम हटा दिया जाए, ये दिमाग में नहीं रहे कि अरे यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन है, तो आपके दिमाग में क्या आ जाएगा कि यार ये तो सिंपल है, तुम जान ही रहे, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, थोड़ा सा 3 4 5 केस है, इसको डालकर, और ये पूछ भी वही रहा है। समझ रहे हैं। और ये क्वेश्चन मतलब ये फट से मार्क्स जो आ जाए, और आपको लिखने का जो है पूरा अभ्यास होना चाहिए, ताकि देखिए सब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेना जो है ये भी अपने आप में बहुत बड़ा आर्ट है। मतलब क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। अगर आपका पेपर जो है 3 घंटे का है, यहाँ पे मीन्स कितने देर का होता है, तो 3 घंटे के पेपर में अगर 2 घंटा 45 मिनट या फिर 50 मिनट पे आप कलम रख दे रहे हैं, इसका मतलब कि दैट यू आर गोइंग टू, मतलब आपके चांसेस ज्यादा है कि आपका हो ही जाएगा। इनफैक्ट 90% 95% जो है आपके चांसेस हैं कि आपका मेंस हो जाएगा। हाँ ये है कि आप टू द पॉइंट जो पूछा जा रहा है वो आंसर। तो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो क्या होता है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है ये समझ लेना, और इस पैराग्राफ से नहीं, मतलब आपको ये चिंता करना। अब ये सेकंड क्वेश्चन देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया is a living instrument with capabilities of enormous dynamism. ठीक है, it is a constitution made for progressive society. Society क्या है, progressive society, and illustrate with the special reference to the expanding horizons of the right to life and personal liberty. ये क्या है, आर्टिकल 21। ठीक है, प्रोग्रेसिव सोसाइटी हम आपको डे 1 से बता रहे थे कि जो एक ऑर्गेनिक और लिविंग डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन, एट द सेम टाइम इट इज ए सोशल डॉक्यूमेंट। समाज को भी क्या देता है, ये गाइडलाइंस और एक दिशा देता है। तो आपको ये बनाना क्या होता था, एक जस्ट एंड इगेलिटेरियन सोसाइटी, ये इसी का एप्लीकेशन है। प्लस इसमें आर्टिकल 21 को इंट्रोड्यूस किया। आर्टिकल 21 क्या है, नो पर्सन, हाँ, नो पर्सन
हाँ, सेल्फ डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी except according to the procedure established by law। ठीक है, अब इसमें और भी जितने केसेस हैं, जैसे कि आपको राइट टू प्राइवेसी, तो राइट टू प्राइवेसी से संबंधित कौन सा केस हो गया, तो जस्टिस पुट्टास्वामी वाला केस हो गया, या आर्टिकल 21 से रिलेटेड जो जो केसेस हैं ये वो। अब इसमें ये क्या बताया जा रहा है कि देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए लिविंग इंस्ट्रूमेंट। लिविंग इंस्ट्रूमेंट मतलब कि ये क्या है, एक ऑर्गेनिक जो है, मतलब एक जीवित जो है ये दस्तावेज है, विथ कैपेबिलिटीज ऑफ इनॉर्मस डायनेमिज्म। इनॉर्मस डायनेमिज्म का क्या मतलब हुआ कि इसमें बहुत ज्यादा जो है, इसमें क्या है, ये गतिशीलता है। गतिशीलता का मतलब क्या हो कि वो समय के साथ जो है अपने को ये परिवर्तन जो है करना है। इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन मेड फॉर प्रोग्रेसिव सोसाइटी। अब जैसे जैसे सोसाइटी जो आपकी क्या होगी, वो प्रगतिशील होगी, वैसे वैसे इसमें क्या करना है, इस कॉन्स्टिट्यूशन में आपको वो चेंजेज आएंगे। तो जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल गोल था कि आपको एक सोसाइटी के स्तर पे क्या बनाना है, एक न्याय संगत और समता मूलक समाज जो बनाना है, तो ये चीजें हैं। और किसमें, अब यहाँ पे हो गया, और यहाँ स्पष्ट कर रहा है कि इलस्ट्रेट कीजिए स्पेशल रेफरेंस टू द एक्सपेंडिंग होराइजन ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मतलब आर्टिकल 21 के एस्पेक्ट में इसको क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है। अब समझ गए इसमें क्या अप्रोच होगा, कैसे लिखना है। आर्टिकल 21 जो है, अब आप ध्यान से देखिएगा, तो ये एंड से ये जो पर्सनल लिबर्टी है, इनफैक्ट जो लिबर्टी है ये कहाँ आपको आर्टिकल 19 में आता है, और आर्टिकल 19 जो है वो केवल सिटीजन्स के लिए डिफाइंड है, जबकि आर्टिकल 21 जो है वो सबके लिए है, चाहे सिटीजन्स हो या फिर नॉन सिटीजन्स हो। और आर्टिकल 19 सब जो है, आप देखिएगा ध्यान से, तो ये कहाँ सब्ज्यूम हो जाता है, आर्टिकल 21 में। मतलब अब शायद ही कोई लिबर्टी का कोई एस्पेक्ट है जो लाइफ से न जुड़ा गया हो। जैसे कि अब ये इंटरनेट का ही हम आपको बताते हैं एग्जांपल। इंटरनेट जो है आज के परिवेश में क्या हो जाएगा, ये लाइवलीहुड से जुड़ा हुआ है। अगर इंटरनेट कनेक्शन आपका अगर हम ये कट कर देते हैं, तो सारे आईटी इंडस्ट्रीज, बैंकिंग हो गया, या फिर इवन आप जो एग्जाम भी दे रहे हैं, ये सब जो है डिफिकल्ट हो जाए। तो अब ये चीज जो है ये आपके लाइफ से ये जुड़ा हुआ है, ये आर्टिकल 20। आप देख रहे हैं ये दो दो क्वेश्चन जो है ये कब का है, ये लास्ट ईयर यूपीएससी मेंस का है। ठीक है, तो अप्रोच आपका क्या होगा, तो जो हम जैसा कि अभी आपको एग्जांपल भी दिए कि यहाँ पे क्या है कि जैसे आपको मेंस जो है वो अटैकिंग द गोल पोस्ट होता है ना, कि इसमें आपके चांसेस कन्वर्सन के ज्यादा होते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर, और इन टर्म्स ऑफ आपको मतलब ये आधा से अधिक जो है लोग उसमें कहाँ जो मतलब डिफ्लेक्ट हो जाते हैं कि वो मतलब लिखने का प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करते। मतलब अगर आप ये सोचे कि हम सोच के लिख के इसको और वहां आंसर पूरा करेंगे तो नहीं कंप्लीट होने वाला। 3 घंटे का मतलब है कि 2 45 मिनट में आपने अगर कलम रख दिया 2:50 में, तो आप समझिए कि आपका हो जाएगा। 95% चांस है कि आपका हो जाएगा। आपका क्वेश्चन, पहला चीज जो आप इसको नोट कीजिए, तो कुछ कुछ पॉइंट बता रहे हैं कि क्वेश्चन किसी केस में नहीं छूटना चाहिए। और जैसा कि हम आपको ये बता रहे हैं कि आप बस पैटर्न देखिए, हम आपको एग्जांपल के लिए लास्ट ईयर इसलिए यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन देखिए, ये अगर यूपीएससी मेंस नहीं लिखा जाता, आईएएस का नाम नहीं रहता, तो आप ये कहिएगा कि ये क्वेश्चन तो कुछ नहीं है सर, मतलब आई कैन चूज लाइक, क्वेश्चन भी वही है। आप पढ़िए तो जरा सा, अब तो अभी आए आप लोग, अभी लेट थोड़ा सा, तो इसको पढ़िए तो पहला क्या है, ये कुछ नहीं है, पढ़िए तो। हाँ, इसको बस बोलिए ना। हाँ, अब ये आप जानते हैं इस चीज को, जेंडर जस्टिस का मतलब हो गया कि न्याय किसके आधार पे, हाँ, तो जेंडर के आधार पे कहा, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ प्रोविजन है। जैसे ही ये शब्द आएगा आप सीधे आर्टिकल 15 पे जाइएगा, कोई विभेदकारी नीति न बने। फिर आर्टिकल 16 हो गया, ठीक है। फिर इसके अलावे और कहाँ है, आर्टिकल 15 का स्पेशली क्लॉज 3, जहाँ वुमेन और चाइल्ड के बारे में ये कहा गया है। डीपीएसपी में प्रावधान है,
है ना। इसके अलावा अभी जो रिसेंट जो ये महिला आरक्षण पे जो केस आया, इसके अतिरिक्त जो है विशाखा केस है, ये सारे केसेस को अगर आप ये डाल रहे हैं और ये, तो इसमें आपको आउट ऑफ 10 जो है 6 to 7 मार्क्स मिल जाएगा, मैक्सिमम 6, और मतलब ऑन एन एवरेज लिखिएगा तो 4, 7 थोड़ा सा मतलब हम मतलब उसको कहे कि एग्जेग्रेट कर दिएगा, मतलब एक 7 भी ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, लेकिन मिल सकता है अगर बहुत बेहतर लिखा जाए। लेकिन 6 तो हम मतलब 4 से 6 के बीच में, अगर आप 50% भी अगर आप सारे क्वेश्चन पर लेते चले गए तो यूपीएससी में आपका कॉल यहाँ तो मिल ही जाएगा, यूपीएससी में तो मिल जाएगा। अब दूसरा चीज कि प्रेजेंटेशन बेहतर होना चाहिए, मतलब कि सेम चीज को आपका क्या होता है कि मतलब प्रस्तुतिकरण जिसको, तो जो काट कुट जिसको आप कहते हैं वो नहीं होना चाहिए। या अगर मान लीजिए कि हम स्पेलिंग अगर कहीं मिस्टेक कर जाते हैं तो इसको सिंपल, जैसे कि मान लीजिए कि जस्ट हम लिख रहे हैं, अब जस्ट की जगह जो है हम जेस्ट लिख दिए, ठीक है, इसको कट करके और यहीं पे जस्ट लिख दिए। इंस्टीड ऑफ दैट ये करना कि जो वहां पे नॉर्मली कि दिखाई नहीं, ये होता है कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट इसको बोलते हैं। मतलब कि अब क्या है, ठीक है क्यों नहीं गलती होगा, तो ह्यूमन है, तो स्पेलिंग मिस्टेक ये सब चीजें जो है, हाँ ये कितना कम हो, ये नहीं कि हर सेंटेंस में अब हम जो है एक एक कट करते जाए, तो ये थोड़ा ये चीजें जो है इस पर बहुत फर्क पड़ता है। दूसरा कि चार्ट डायग्राम, ये अब पॉलिटी में चार्ट हम कहाँ बनाए, इस तरह का क्वेश्चन जो है अक्सर लोग आता है, ये अब आपका आर्ट जो है ये मतलब है, यहीं पे आपका आर्टिस्टिक जो है ये प्रेजेंटेशन काम आएगा। आप खुद सोचिए कि जुडिशियल व्यू में ऐसा ये क्या लिखेंगे जो आप नहीं अलग लिखेंगे, या ये या इवन हम ही को लिखना हो तो सेम जुडिशियल रिव्यू है या कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी प्रोविजन है उस पर आप वही लिखिएगा। इसीलिए इसके जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें मार्क्स मतलब आप चाहें तो जितना चाहें आप ले सकते हैं, क्योंकि ये प्योरली तथ्यात्मक, मतलब इसमें कहीं कोई फैक्ट मतलब दूसरा कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, आपको बस क्वेश्चन को अच्छे से डिकोड करना है कि वो पूछ क्या रहा है, समझ रहे हैं ना। अब चार्ट डायग्राम कहाँ आप लगा सकते हैं, तो अब ये सब ऐड होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप डीपीएसपी पे ही कोई क्वेश्चन है, इसको हटा देते हैं, जैसे कि डीपीएसपी पे, ठीक है, अब डीपीएसपी कोई है तो अब आप कैसे ये प्रेजेंट कर सकते हैं, तो अब इसमें आप मान लीजिए कि आप एक ऐसा टेबुलर फॉर्म में भी बना सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आप क्या लिख सकते हैं, जैसे कि एक हो गया आपका सोशलिस्ट अप्रोच, ठीक है, दूसरा क्या हो गया आपका गांधीयन अप्रोच हो गया, और लिबरल इंटेलेक्चुअल जो, इसके अंतर्गत कौन कौन से आपके ये डीपीएसपी आते हैं इस तरह से। या फिर दूसरा आप इसको ये कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि एक ये ट्रायंगुलर फॉर्मेट में जो बना के, जैसे कि अब प्रियम्बल ही है तो जैसे इसमें लिबर्टी हो गया, इक्वलिटी हो गया, फ्रैटर्निटी हो गया, इसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या इंश्योर करते हैं, सोशल डेमोक्रेसी को। या फिर आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, इसको गोल्डन ट्रायंगल भी बोलते हैं, इस तरह का यूज करके आप जो है ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे होता क्या है कि जैसे कि जब आप आंसर, जैसे कि अब एक आप पढ़ते हैं और वही आपको कंसाइज वे में आप, प्लस ऐसा लगता है कि जब चार्ट वगैरह बना लेने से कि कुछ स्टूडेंट ज्यादा लिखा है, ये एक सामान्य जो है इंप्रेशन जो है ये पड़ता है, ठीक है। तो अब इसमें अब आइए कि इसमें अप्रोच हमारा क्या होगा। तो सबसे पहले जो कुछ चैप्टर्स जो हमारे हैं जो मेंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर पहले आप फोकस कर लीजिए, और कुछ जो टॉपिक्स है सबसे जो इंपॉर्टेंट है, अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में देंगे तो एक चैप्टर जैसे सेंटर स्टेट रिलेशनशिप है या फेडरलिज्म, इसके बगैर हो ही नहीं सकता है, ये मेंस का ही टॉपिक होता है ना। प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, लेकिन ये जो है एक्सक्लूसिवली मेंस का ही टॉपिक है, ठीक है। तो आप लोग एक एक करके पहले चैप्टर वाइज पहले, हाँ पहले सबसे जो इंपॉर्टेंट है आप लोग के मेंस के लिए, मतलब उसके बगैर आप नहीं एग्जाम में जा सकते हैं। तो एक चीज तो तय हो गया कि यहाँ पे बहुत डिस्क्रीट मतलब काफी फोकस्ड होके आपको इसमें ये इस पे प्रिपरेशन करना है, ठीक है ना, क्योंकि एक पूरे जीएस पेपर में आप देखिएगा कि कई अलग अलग सेक्शन हैं उसमें, है ना, और टाइम नहीं, और डेली आपको ये ध्यान में रहे कि 20 A4 सीट जो है ये टारगेट रखिए कि हमको किसी तरह
मतलब ये दिमाग में रहे कि मेंस का टारगेट 20 का रन रेट, इसमें कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आपका स्वतः जिसको कहते हैं अंदर से आवाज आएगी कि हमारा हो जाएगा, ये मैं आपको बता। अधिकांश लोग ये प्रैक्टिस नहीं करते हैं, क्योंकि आपको भी मालूम है कि अरे समझ में आ रहा है, एक ही चीज को कौन बार बार लिखे, समझ रहे ना, ये एक सबके साथ है। इट हैज नथिंग टू डू विथ इंटेलिजेंस। हाँ सही बोल रहे हैं, एग्जाम में भी, हाँ यूनिवर्सिटी एग्जाम जो है थोड़ा सा यही बस सोचिए कि उससे ये हटके नहीं है, बस वही चीज होता क्या है कि अदर चीजें जो है ना, जो टेक्निकल नहीं है वो दिमाग में आती हैं और उससे आप डिस्ट्रैक्ट होते जाते हैं। जैसे आप कोई अनुशासन बनाए हैं, डिसिप्लिन, हम सुबह उठ के दौड़ने जाएंगे 2 दिन 3 दिन, 1 या 2 दिन अगर ब्रेक लग गया तो उससे आपका जो है 15-20 दिन का जो आपका मेहनत है वो सब पानी फिर जाए। फिर से आपको अंदर से एक्युमुलेट करके एनर्जी की फिर से आना है, बहुत उसमें टाइम लग जाता है। इसीलिए ये पूरा जो जोन है ना, एक इसीलिए एक दो मतलब 1-2 अटेम्प्ट, उसके वजह से होता क्या है ना कि धीरे धीरे वो चीजें जो है, जब तक आप नया चीज सीख रहे हैं तब तक तो एक्साइटमेंट है, बाद में अरे ये तो वही 14 है, अब उसी क्लास में फिर से बिठा दें आप लोग को, तो आप लोग खुद बोर होने लगिएगा, ये तो वही चीज बता रहा है जो हम लोग बताएंगे, क्योंकि वही है, क्योंकि वो सेशन दूसरे के लिए। समझ में आ रही है ये चीज? तो इसी को बार बार लिखना है। तो अधिकांश लोग यहीं पे जो है वो प्रयास छोड़ देते हैं। टेक्निकल बहुत कम चीजें हैं, क्या है कि आपको एक डिसिप्लिन वे में इसको डेली लिखना है, और वो एट टिप्स ऑफ द टंग हो जाना चाहिए, मतलब एकदम जिसको बोलते हैं ना कि प्रीलिम्स में कि जबान के अगले हिस्से पे, वैसे ही आपके पॉइंट जो बॉल पेन है ना उसके अगले हिस्से पे, कि वो वही निकलना चाहिए, तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। फिर दूसरी बात की ये जो बताए कि आपका जो है सब फेयर प्रेजेंटेशन होना चाहिए, और क्वेश्चन को आप डिकोड कर ले गए तो अब तक जो आपके पास इंफॉर्मेशन या नॉलेज है इस आधार पे आप लोग उसको हैंडल कर सकते हैं। मतलब अब तक जो हम लोग भी जो भी पॉलिटी में पढ़े हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ अब इसमें क्या ऐड करना है, तो जो कंटेम्प्ररी इश्यूज आते हैं, आप क्वेश्चन अगर देखिएगा मेंस का, तो उसका एक पैटर्न होता है कि पिछले 1 साल में जो घटनाएं घटित होती हैं उसी से जोड़ के कहीं ना कहीं जो एप्लीकेशन है वो क्वेश्चन जो है वो क्रिएट कर दिया जाता है, और उसमें आप इंस्टेंसेस जितने कंटेम्प्ररी देंगे वो ज्यादा बेहतर है, लेकिन रिलीवेंट होना चाहिए, प्रासंगिक होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब ये नहीं कि काल्पनिक या फिर वैसा आप जो है कि ऐसा हो सकता है, या फिर अगर वो भी है, अगर कोई आधार है और क्वेश्चन से रिलेटेड हो तब आप उसमें ये कर सकते हैं। रेस्ट ऑफ थिंग इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा स्कोप नहीं देता है आपको अलग, जैसे कि अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन जो है 1 मिनट अभी हम बताते हैं, थोड़ा सा एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज ए प्री रिक्विसाइट ऑफ डेमोक्रेसी फॉर्मेट। इसमें से कोई ऐसा टर्म नहीं है जो आप लोग नहीं जानते हैं, और थोड़ा सा सोचिए इसके विषय में। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, कि बता दें एक बार आप क्वेश्चन। क्वेश्चन बताते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड माने संविधान के द्वारा जो है, जो आपको क्या दिया गया है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस। जुडिशियल इंडिपेंडेंस का मतलब हो गया कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ये क्या है, इट इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एट द सेम टाइम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है ये आपका क्या है, बेसिक फाउंडेशन आपके कॉन्स्टिट्यूशन का है ना, मतलब कि ये क्या है, एक न्यू है इसको, या फिर बेसिक स्ट्रक्चर भी आपका ये है। तो अब जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है ये क्या है कि प्री रिक्विसाइट है लोकतंत्र के लिए, है ना। लोकतंत्र के लिए क्या है, ये आवश्यक चीज है ना। तो अब लोकतंत्र क्या है, तो आपका लोकतंत्र तो आप जान ही रहे हैं कि जो जनता के द्वारा और जनता के लिए जो शासन जो है प्रणाली है, और उस गवर्नेंस का, उस जो आप गवर्नमेंट कहते हैं उसके 3 ऑर्गन हो गए, उसमें से क्या होता है, एग्जीक्यूटिव,
लेजिस्लेचर और तीसरा जुडिशरी। तो अब इन लोग का भी फंक्शन आपको मालूम है कि एग्जीक्यूटिव का काम है टू इम्प्लीमेंट द लॉ, लेजिस्लेचर का काम है टू फ्रेम अ लॉ, और जुडिशरी का कि वो ये चेक करना है कि वो कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी वो चेक करता है। एट द सेम टाइम जुडिशरी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल इंटरप्रेटर है ना। अंतिम विवेचना कौन करता है, जुडिशरी ही करता है। जुडिशरी कहने का मतलब यहाँ पे कि हायर जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट है ना। अब ठीक वैसे ही ये फंडामेंटल राइट भी क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो अब फंडामेंटल राइट आपके मूल अधिकार जो हैं वो क्या बताते हैं। अब याद जाइए कि फंडामेंटल राइट का डेफिनेशन क्या है। तो फंडामेंटल राइट्स वैसे राइट्स हैं जो कि इवन स्टेट्स के ऊपर भी एक दबाव बनाता है। कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा ये गारंटीड जो है ये राइट्स हैं, किसको दिया गया है, लोगों को, कि आप ऐसा कोई नहीं बना सकते हैं, कोई रूल्स, कोई रेगुलेशंस, कोई गाइडलाइंस, कोई लॉ, कोई बाई ऑर्डर, कोई नोटिफिकेशन, कोई गजट, इवन कस्टम्स जो है, जिससे कि व्यक्ति का क्या हो, उसके मूल अधिकार जो है। और मूल अधिकार जब नहीं रहेगा तो डेमोक्रेसी कहां से होगी। तो उसका कस्टोडियन कौन है, हु इज द प्रोटेक्टर ऑफ योर फंडामेंटल राइट, अगेन जुडिशरी। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, प्री रिक्विसाइट टू डेमोक्रेसी, इसको आप ऐसे ले सकते हैं। या इससे रिलेटेड जो जो केसेस हैं उसको आप यूज कर सकते हैं। केस तो है, इंपॉर्टेंट केस जो है उसका आप यूज कर सकते हैं। अब ये नहीं कि आप पूरा ये यार आप पूरा वॉल्यूम अब निकालने लगे वेबसाइट से, सुप्रीम कोर्ट क्या क्या जजमेंट दिया है इसे, नहीं। जो इंपॉर्टेंट जो केसेस हैं, जो लैंडमार्क है, बस उतना ही है। या रीसेंट कोई अगर कोई आया हो जो काफी मतलब जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट हुआ हो, या एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट हो, बस उसी को, अदरवाइज नहीं। फिर उसका मतलब आप डिफ्लेक्ट करने लगेगा। सवाल ये है कि ये क्वेश्चन आप आज क्यों पूछ रहे हैं दिसंबर में, ये 6 महीना पहले पूछे रहते तो मैं, क्योंकि 6 महीना पहले 6 महीना पहले इस पे दो लेक्चर हम ले चुके हैं, लैंडमार्क जजमेंट है, इसलिए तो हमको भी आश्चर्य, बस वही चीज, वही बोल, तब वही उसी का इस्तेमाल करना है। 2 3 4 5 जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर आप सब कुछ लिख दिए और केशवानंद भारती का चर्चा नहीं की। तो भाई भोज में सब कुछ खिलाए, मिठाई नहीं खिलाएगा तो सामने वाला क्या कहेगा, तो सामने वाला कहेगा कि सारा केस जो है ये है, और ये केशवानंद भारती का ही बेसिक स्ट्रक्चर में चर्चा नहीं किया। प्रियम्बल पूरा लिख गए, वेरी केस का कोई चर्चा ही नहीं है, केशवानंद भारती केस का। ये लैंडमार्क जजमेंट, उस पर ऐसा थोड़ी कि वही हुआ होगा, बहुत सारे केसेस आए दिन अभी जाके देखिए वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। कोई ना कोई हर मोमेंट पे कोई ना कोई PIL दाखिल कर रहा है, कोई लिटिगेशन दाखिल कर रहा है। तब ये थोड़ा ही है कि आए कि हमारे गांव में एक केस हुआ था, उसमें जजमेंट हुआ था, वो लोग गए थे लोग हाई कोर्ट, उसमें कोई मतलब नहीं। जो लैंडमार्क जिनसे कि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर, है ना, ये सब जो हम लोग केसेस पढ़ते हैं, जैसे गोलकनाथ केस, शंकरी प्रसाद केस, मिनरवा मिल्स केस, मेनका गांधी केस, आपको वमन राव केस जैसे इधर हो गया, है ना, आपको SR मुंबई केस हो गया, इसका एक लिस्ट बना लीजिए तो आप लोग टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगा, दिया ही हुआ है, उसी का यूज करना है। जैसे आर्टिकल 21 पे आप लिखे और मेनका गांधी केस का उल्लेख नहीं किया, अधूरा है उसके बगैर। आर्टिकल 21 का आप उल्लेख किए और रिसेंटली जो 2017 में जस्टिस पुट्टा स्वामी केस जो है, इसका जिक्र आप नहीं किए, जबकि ये सबसे ज्यादा ये देने की जरूरत है, राइट टू प्राइवेसी। यही आंसर 2010 में कोई लिखता तो थोड़ी लिखता राइट टू प्राइवेसी। यही चेंजेस जो है इसको आपको यूज करना है, तब आपको मार्क्स उस पर जो है, और टू द पॉइंट जो पूछ रहा है वही आंसर करना है। अब ये नहीं कि जो बेसिक स्ट्रक्चर पे आपको जो आता है आप वो लिख दिए, पूछ कुछ और रहा है। ये 2 चीज आपको डिकोड करना। अब जैसे इस क्वेश्चन में ये समझ गए क्वेश्चन, और कितना भयावह ये लिखा हुआ है इसमें, लैंग्वेज देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज प्री रिक्विसाइट ऑफ डेमोक्रेसी। अब इसमें क्या क्या डिकोड करना था, तो तुरंत इसीलिए जो है कि जो वर्ड है उसका मतलब आपको पता होना चाहिए। जैसे लोकतंत्र क्या है, तो कैसे, तो लोगों का, तो लोग को अधिकार होगा तभी तो वो जनतंत्र में पार्टिसिपेट करेंगे, और लोगों के इस अधिकार को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, जुडिशरी। यही क्वेश्चन है, इस पे 250 वर्ड्स आसानी से लिख दीजिएगा। यहीं पे जुडिशियल रिव्यू को भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, आर्टिकल 32 को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कि अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का जो है फंडामेंटल राइट अगर वो वायलेट हो रहा है तो आर्टिकल 13 का इस्तेमाल कर सकते हैं।
32 का, 226 का कर सकते हैं, 15 को 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी उसको भी कर सकते हैं, एकदम सही बोलना है ये। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर है और कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये दिया है, आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, 226, आर्टिकल 50, यही हो गया, समझे? इतना आप लिखिएगा आराम से, 250 वर्ड तो यही कंज्यूम हो जाएगा, बस इतना ही लिखना होता है, ठीक है ना। अब उसको प्रेजेंट करने का एक जो है आपका तरीका है, सब वैसे ही क्वेश्चंस है, जैसे ये देखिए 10 नंबर, ये इस 2020 का उस, ये 17 में पूछा गया, इसी साल पुट्टास्वामी केस आया है ना, देख रहे हैं, एग्जामिन द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द लाइट ऑफ लेटेस्ट जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन राइट टू प्राइवेसी। अब इसमें हाँ वही पूछा है, अब ये लिखने का क्या तरीका है, लेटेस्ट जजमेंट, हाँ ये तो एकदम स्कोप कर दिया है। अब देखिए यहाँ कन्फाइंड कर दिया है, ये यहाँ देखिए, नहीं आप कर सकते हैं, जैसे एग्जामिन द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट इन द लाइट ऑफ, अब ये कह दिया कि इन द लेटेस्ट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट राइट टू प्राइवेसी। अब आपको एकदम फोकस्ड क्वेश्चन है ये, आप चाहें तो उसका उल्लेख कर सकते हैं मेनका गांधी का, लेकिन आप कीजिएगा 250 वर्ड्स, अब आपको मान लीजिए कि अगर यही एक्सप्लेन कर दीजिएगा तो हो जाएगा। आप उसको यूज कैसे करना है, जैसे मेनका गांधी केस का, तो उसमें यही आप ये उसको यूज कर सकते हैं कि भाई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है आर्टिकल 21 और इसका जो इंटरप्रिटेशन था, तो उसमें प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के बारे में चर्चा की, that no person shall deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law, but the procedure established by law plus that law has to be just, reasonable and fair। तो just होना चाहिए, reasonable होना चाहिए और fair होना चाहिए, तो हो जाएगा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है एक स्कोप देता है हमको, क्या, एक फर्दर इंटरप्रिटेशन का, और इसी कॉन्टेक्स्ट में जो लेटेस्ट जजमेंट आया है जस्टिस पुट्टास्वामी, तो उसमें आप एक ये भी दे दिए कि ये तुम जान ही रहे हैं, वो भी जान रहे हैं, तो थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एज भी मिलेगा। हो सकता है कि अब ये जो है अब थोड़ा सा एक रिस्की भी हो जाता है, क्योंकि कई बार जो है उसमें अब मतलब यही मूड ऑफ एग्जामिनर जो है इंपॉर्टेंट है, तो ये कहेगा ये तो पूछा ही नहीं गया, जरूरत से ज्यादा कहे तेज बन रहे हो, ये हो सकता है, मतलब ये एक संभावना होती है। तो अब क्वेश्चन एकदम आपका है कि स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द लाइट ऑफ लेटेस्ट जजमेंट, तो जैसा क्वेश्चन है वैसा आपका आंसर जो है ये है। अब है कि हम कैसे इसका प्रिपरेशन स्टार्ट करें जो है, जो काफी इफेक्टिव हो। तो सबसे पहले हर एक चैप्टर्स का आप क्या कीजिए, एक काफी कॉन्साइज और एक की वर्ड्स टाइप सर्टेन सेंटेंसेस जो हैं उसको आप इकट्ठा कीजिए, प्लस जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनके जो सेंटेंस होते हैं कई बार आपको वो जो है काम कर जाते हैं। जैसे इस चीज को ऐसे समझ, जुडिशियल रिव्यू या कुछ भी अगर आ जाए तो ये कमेंट वर्ड को हटा दीजिए, अब पढ़िए तो इसको बोलिए। हाँ फुल स्टॉप, ये आपका एक आंसर का एक आंसर हो सकता है, एक सेंटेंस, और काफी इफेक्टिव लाइन होगी। समझ में आई बात? जैसे अब सेकंड क्वेश्चन आप फिर से पढ़िए, फुल स्टॉप, अब आगे मत पढ़िए, हो गया। अब इलिस्ट्रेट विद स्पेशल रेफरेंस टू द एक्सपेंडिंग, अब इसको हटा दीजिए यहां तक एक्सपेंडिंग, अब होराइजनल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। अब इसमें पढ़िए ये explain the constitutional perspective. So article 15 and it is enshrined in the Constitution of India, and the constitutional perspectives in regarding with your gender justice and ये provisions जो है उसे का इस्तेमाल, ये मिला आपको सेंटेंस 250 में, और एक काफी इफेक्टिव ये स्टेटमेंट में मिला आपको, क्या,
The Constitution of India is a living instrument with capabilities of enormous dynamism. It is a constitution made for a progressive society. कोई दूसरा क्वेश्चन भी अगर रहे उसका भी आप आंसर अगर लिखें तो इसको स्टार्ट करें। समझ में आ रही है बात? ये देखिए चौथा क्वेश्चन, राइट ऑफ मूवमेंट एंड रेसिडेंस throughout the territory of India are freely available to the Indian citizen, but these rights are not absolute common. ये क्या है, कोई बताएगा? मतलब ये जो है, हाँ, अब ये आर्टिकल 19 जो है ये इसी का एक्सप्लेनेशन। अब ये देखिए ये क्या है, इसमें कमेंट करना है। दूसरी बात कि नॉट एब्सोल्यूट, फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट राइट्स होते ही नहीं है, लीगली इन्फोर्सेबल होते हैं, सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। अब ये क्वेश्चन देखिए ये, अच्छा दूसरी बात है कि आर्टिकल 19 केवल सिटीजन्स को है, ऑल सिटीजन शैल हैव राइट। अब आर्टिकल 21 क्या है, वो है सबके लिए, एवरी पर्सन जो है। अब यहाँ पे देखिए राइट टू मूवमेंट एंड रेसिडेंस थ्रू आउट द टेरिटोरी ऑफ इंडिया आर फ्रीली अवेलेबल टू द इंडियन सिटीजन, बट दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। कमेंट को हटा दीजिए। अब वही तो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लिखना वही चीज है, आप इसमें क्या अलग लिखिएगा आर्टिकल 19, वही बताने को। अब उसको प्रेजेंट करने का तरीका, बिकॉज आर्टिकल 19 इसलिए क्योंकि इट इज ऑलरेडी देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो तो तथ्य है, उसको प्रेजेंट करने का तरीका जो है वो अलग हो जाएगा। अब समझ रहे हैं बात को, उसी आर्टिकल 19 को प्रेजेंट करने का तरीका। अब यही तो आर्ट है ना, यही तो कला है, यही, और ये एक दिन में आएगा नहीं, तब वो कैसे कैसे हम बोल रहे हैं कि ये सारी, एक मिनट, ये सारी जो चीजें हैं कि ये जो, अब ये पूछ क्या रहा है आप खुद सोचिए ना। अब ये क्वेश्चन कौन सा था, हाँ यही वाला आर्टिकल 21 का ही तो एप्लीकेशन है, लेकिन कितना बड़ा ये लिखा हुआ है। पहली बार में कोई क्वेश्चन पढ़ेगा तो देख के जो है उसको चक्कर आने लगा। हाँ बस क्वेश्चन यही है, illustrate with a special reference of expanding horizons of right to article 21। आर्टिकल 21 का जो स्कोप, और वो जो क्वेश्चन था वो भी स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 ही था, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, द वे उसका क्या है वो प्रेजेंट है। तो अब उसको लिखने का जो आर्ट होगा कि आपको हम एक शॉर्टकट टाइप एक चीज आपको हम समझाए कि अगर आप इसी को यूज करते हैं तो सर्टेन जो है और कुछ काफी इफेक्टिव होगा। और इसको मतलब इसके निगेटिव में वो लोग नहीं जा सकते हैं, बिकॉज इट इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो आपका जो भी एक्ट है, मतलब जो बना हुआ है, उसको अगर आप सीधे कोट करते हैं कि इट इज इंश्राइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन सो आर्टिकल इतना, उसको कोई नहीं काट सकता, बिकॉज इट इज अ लॉ ऑफ द लैंड। उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अगर इवेल्युएट करेंगे वो भी नहीं काटेंगे। इसीलिए डायरेक्ट उन चीजों को, तो ये एक तो पहला अभ्यास आप उन आर्टिकल्स पे कर लें कि उस पे एक बार एकदम वर्ड बाय वर्ड अगर उसको कोट करना है, या फिर आप उसको ये कह सकते हैं कि उसका जो क्रक्स जो है ये एग्जैक्ट अगर आपको नहीं है तो फैक्ट फैक्ट तभी आप लिखिए लोग जब तक आप उस पर 100% श्योर। समझ में आई बात? तो अब देखिए, अब केवल हम आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह के ये क्वेश्चन है, कि एक ही क्वेश्चन है उसको पूछने का तरीका जो है, भाषा जो है, ये तो एक अलग पक्ष हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। ये तो आया था कोरोना 2020 में ना, एपिडेमिक डिजीज, देखिए ना ये, हाँ हाँ इस पे भी अगला ये आने वाले थे। जैसे ये देखिए, पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिमिटेड पावर and it cannot be enlarged into absolute power. In the light of this statement, explain whether Parliament under Article 368 of the Constitution can destroy the basic structure of the Constitution by expanding its amending power. इसको कई बार हम बताए हुए आप लोग को, ये क्वेश्चन समझ में आया? ये क्वेश्चन
आप लोग अगर अगर आप लोग पुराना नोट्स अपना देखिएगा जो हम आप लोग को नोट भी करा, हाँ, कि उसमें आप लोग को हम बताए भी थे ये मिनरवा मिल्स केस के बारे में भी, कि आगे चल के इसको ये क्या किया, 45 किया केशवानंद भारती केस को, और जिसमें ये बताया गया कि दैट पावर टू अमेंड इज नॉट पावर टू डिस्ट्रॉय और पावर टू डैमेज। यही आप लोग नोटबुक में भी लिखे होंगे, पुराना जो आप लोग चेक कीजिएगा। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है पार्लियामेंट को दो पावर देता है, एक को बोलते हैं लेजिस्लेटिव पावर, दूसरे को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर के बारे में जो चर्चा है वो है आर्टिकल 368 में। ठीक है, 368 में बाय द वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन एंड रिपील, ठीक है, ये क्या कर सकता है, आर्टिकल 368 के कॉन्स्टिट्यूएंट पावर का यूज करके, और जो सेम जो कॉन्स्टिट्यूशन है और पार्लियामेंट का जो जेनेसिस है वो कॉन्स्टिट्यूशन से होता है आर्टिकल 79 के अंदर। ठीक है, जिसको यूनियन लेजिस्लेचर भी बोलते हैं। तो अब पार्लियामेंट के पास जो है लेजिस्लेचर को ये शक्ति दिया गया है कि आप चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, तो अमेंडिंग पावर जो है वो पार्लियामेंट को है, और किस तरह से अमेंड कर सकता है, तो जो आपका स्पेशल मेजॉरिटी आप लोग जानते भी हैं, 2/3 जो है मेजॉरिटी, और सेम सेशन में, और उसके बाद से क्या होता है, दोनों आपके हाउसेज में, लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग, मतलब ज्वाइंट सेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें है कि या तो वो कोई आर्टिकल कोई चीज ऐड किया, इंसर्ट किया, वेरी किया, या फिर रिपील कर दिया, उसको हटा दिया, जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। अब ये जो पावर टू अमेंड है, तो अब क्वेश्चन यही है कि टू व्हाट एक्सटेंट इट कैन अमेंड, टू व्हाट एक्सटेंट इट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, किस हद तक जो है इस संविधान को या इसका संशोधन जो है ये कर सकता है। तो पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग प्रीएम्बल बट सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, कि आप बेसिक स्ट्रक्चर जो है इसको जो है आप नहीं वायलेट कर सकते हैं। एंड व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर, तो बेसिक स्ट्रक्चर इट इज नोवेयर डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये केशवानंद भारती केस के बाद से क्या हुआ, ये जजमेंट जब आया तो उसमें बताया गया कि सर्टेन जो है बेसिक, और बेसिक स्ट्रक्चर इटसेल्फ इज एन इलिस्ट्रेटिव लिस्ट, इट इज नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट। एग्जॉस्टिव लिस्ट मतलब ऐसा नहीं कि ये फाइनल हम कुछ आपको लिस्ट दे दिए यही बेसिक स्ट्रक्चर है ये जब तक नहीं, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग इंस्ट्रूमेंट, ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट। तो जैसे जैसे सोसाइटी आपकी क्या होगी, इवॉल्व करेगी, ये बेसिक स्ट्रक्चर भी जो है ये क्या है, इसीलिए ये क्या है, ये एक डिबेटेबल इश्यूज है। डिबेटेबल इश्यूज का मतलब नॉट इन निगेटिव सेंस, ये क्या है, हा? हाँ, विचार हो सके, बहस हो सके, मंथन हो सके। जैसे कि अभी इंटरनेट 1950 में चाहे कितना भी विजनरी आदमी हो, वो समझ ही नहीं पाएगा कि भाई इंटरनेट का 2024 में क्या अहमियत है। और जिस तरह से ये टेक्नोलॉजी का ये एक एरा है, आने वाले जो भी जजमेंट जो है उसमें टेक्नोलॉजी किस तरह से, या सोशल मीडिया आप देखिएगा आज के डेट में जितना सशक्त हो गया है कि यहाँ तक कि आप क्या सोचेंगे ये भी वही तय कर रहा है। ये तो आप लोग आजकल 2024 में एक वर्ड भी आया है, ब्रेन रॉट। क्या ब्रेन रॉट का मतलब होता है, प्रेडिक्ट करना नहीं, जो क्रिटिकल इवेल्युएशन जो आप करते थे, ये क्रिटिकल थिंकिंग, ये जो है मुश्किल हो रहा है इस सिविलाइजेशन में, क्रिटिकली आप नहीं सोच पा रहे हैं। जैसे हम ही सुबह में पहला रील्स कौन सा देखे थे, आप हमसे पूछिएगा, हमको नहीं मालूम, क्योंकि वो, हाँ, तो उतना डेटा को प्रोसेस कर पाना ये मुश्किल है।
तो पहले जैसे लोगों की याददाश्त काफी अच्छी होती थी, उसके पीछे था कि उनका फोकस था बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड जो कोई इंफॉर्मेशन। अपना ही, दूसरे का छोड़ दीजिए, दूसरे का छोड़ दीजिए, आपका जो दूसरा मोबाइल नंबर होगा, एक तो नॉर्मल आप रखे होंगे फॉर्म में, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट हर जगह होगा। दूसरा जो आप मोबाइल नंबर रखे होंगे वो आपको नहीं आता। दूसरा नॉर्मली लोग उसका एक रखते हैं, एक मतलब बातचीत करने के लिए। हाँ, या अगर एक मोबाइल है तब तो 10-12 मतलब 5 नंबर याद है आपको? 12 नंबर तो आप बहुत अच्छी बात, गुड। मतलब जो भी हो, पर्पस यही है, जैसे कि बैंक अकाउंट नंबर या फिर आधार नंबर हो गया या पैन नंबर, तो ये सारे डिटेल्स क्या हैं, ये नहीं है। तो ये टेक्नोलॉजी के क्या हो रहा है, ये गिरफ्त में लोग जो है ये जा रहा है। तो यही ब्रेन रॉट है। तो यहाँ भी वही बात आ रही है कि ये जो है वैसे ही सोसाइटी भी आपकी क्या होगी, इवॉल्व करेगी। तो अब जैसे कि इन 3 जो ऑर्गन्स हो गए, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, इन तीनों में सबसे शक्तिशाली कौन है? मुश्किल है, क्योंकि चेक एंड बैलेंस है, रूल ऑफ लॉ है। क्या है? रूल ऑफ लॉ और चेक्स एंड बैलेंस, नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत है। तो अब क्वेश्चन यह है कि टू व्हाट एक्सटेंट इट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन to any extent including the preamble, any part of the constitution subject to basic structure। basic structure में कोई आपका छेड़छाड़ वायोलेशन नहीं होना चाहिए। अब आया क्वेश्चन कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है, इवन दो इट इज नोवेयर defined in the constitution, it is an illustrative list, it is not an exhaustive list। केशवानंद भारती केस में यह है। फिर आगे चल के अदर जो केसेस आए, जैसे कि मिनर्वा मिल्स केस था। हाँ, वेरी गुड। अब यही जो आप बोले ना डीपीएसपी, जो प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनियस, अब ये सिंक्रोनाइजेशन में होना चाहिए। ये भी आपको हम एक बताते हैं, जैसे जब भी केस या फिर इस तरह का या दूसरे सब्जेक्ट में भी जब आप इंट्रोड्यूस कीजिएगा, इसमें एक क्रोनोलॉजी बनाने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि अगर आप पहले बेरुबरी केस के बारे में चर्चा कीजिए, उसके बाद केशवानंद भारती केस, उसके बाद आपका ये मेनका गांधी मिनर्वा मिल्स। तो एक क्या हो गया कि जैसे कि 67 से 73, फिर उसके बाद 78, 80 तक। अब ये नहीं कि पहले मिनर्वा मिल्स किए, फिर उधर बेरुबरी किए, फिर इधर, ऐसे ही हिस्ट्री में भी जब आप उल्लेख करें तो अगर एक कोई किंग का, तो उसके बाद जो आया डायनेस्टी, उसके बाद तो ये एक लगेगा कि आप जो है काफी सिस्टमेटिक वे में एक प्रेजेंटेशन जो है, तो ये भी चीज ख्याल में रखिएगा। तो मिनर्वा मिल्स केस क्या किया कि 45 किया, किसको? केशवानंद भारती के केस को। 45 मतलब क्या हो गया, एक तरह से किलाबंदी कर दिया। किलाबंदी करने का मतलब क्या कि विद इन द कॉर्नर उसको और ज्यादा जो है मजबूत किया उस डिसीजन को। और उसमें ये बताया गया कि पार्लियामेंट कैन अमेंड, द अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट इज ऑल्सो लिमिटेड। ठीक है, बिकॉज इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इट इज नॉट, इट कैन नॉट ग्रांट इटसेल्फ एन एब्सोल्यूट पावर। सो विथ लिमिटेड पावर, इसके पास क्या है, एक सीमित शक्ति है, क्योंकि एब्सोल्यूट पावर तो किसी के पास नहीं है। तो अपनी सीमित शक्ति का इस्तेमाल करके पार्लियामेंट, भारत की संसद, स्वयं को असीमित शक्ति नहीं प्रदान कर सकती। समझ में आई बात कि पार्लियामेंट कैन नॉट ग्रांट itself unlimited power with the use of its limited power। तो जो पावर टू अमेंड जो दिया गया, ये पावर टू डैमेज और पावर टू डिस्ट्रॉय नहीं है। मतलब ये नहीं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय कर दिए, मतलब इसमें चेंजेस आ सकता है। और इसके पीछे वजह क्या है कि पार्लियामेंट का जेनेसिस कहां से हुआ, आर्टिकल 79 इसी कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पावर का इस्तेमाल किया। अब समझ में आई बात। जैसे इसी बिल्डिंग में हम थोड़ा क्या चेंजेस करेंगे, अगली बार हो सकता है क्लास इधर हो, ये बोर्ड हो, ये चीज, लेकिन इसका अगर ग्राउंड फ्लोर हम हटा दिए तो बिल्डिंग ही गिर जाएगी। तो न्यू आप जो है वो नहीं कर सकते। तो वही एक क्वेश्चन कह रहा है कि पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिमिटेड पावर एंड इट कैन नॉट बी इनलार्ज इनटू एब्सोल्यूट पावर। जाहिर सी बात है। तो वो अब उस केस का आप उल्लेख कर दिए,
पूरा ये सिस्टमेटिक वे में। अब यहाँ कैसे स्टार्ट करना है, तो यूनियन लेजिस्लेचर पार्लियामेंट, इट इज द जेनेसिस फ्रॉम आर्टिकल 79। फिर उसके बाद से इसके दो पावर हो गए, ये आपको आर्टिकल 368 का यूज करना था, फिर ये बताना था, फिर ये किस एक्सटेंट तक करना था, फिर आप वहां केशवानंद भारती केस में बताते। फिर उसके बाद से क्या, इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट एक्सप्लेन वेदर पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन डिस्ट्रॉय। तो अब यहीं पे आ गया कि पावर टू, स्पेशली इस केस में कहा गया पावर टू अमेंड इज नॉट पावर टू डिस्ट्रॉय और डैमेज द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द बाय एक्सपेंडिंग विथ। अच्छा, अब एक चीज समझिए, ये हटा दीजिए ये पार्ट जो, अब ये भी एक स्टेटमेंट हो गया आपका। आप कहीं दूसरी जगह अगर संसद या इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिमिटेड पावर एंड इट कैन नॉट बी इनलार्ज इनटू, कितना वर्ड हो जाएगा, 2 2 4 1 5 2 7 9 1 10 11 12 15 वर्ड तो ही खींच गया। ठीक है, इसी तरह से आपको, तो पहला एक्सरसाइज तो यहीं से स्टार्ट हो गया कि प्रीवियस ईयर के जो चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस होंगे उसको सबसे पहले आप पहले उन क्वेश्चंस को लिखिए, आंसर को भूल जाइए, उसको लिखिए और उन क्वेश्चंस को सोचिए अब तक जो हम पढ़े हुए हैं इसके हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं। खुद को ये एक्सरसाइज जो है दीजिए, आपको बहुत सा स्टैंडर्ड आंसर भी मिल जाएगा बना बनाया जो है। और इससे क्या होगा कि अगर भूल जाइए और खुद सोचिए कि इसको एक वे ऑफ क्या प्रेजेंटेशन होगा, इस तरह से उसको आप लिखिए और उसको बार बार, और फिर उसको एक कॉन्साइज जो है सर्टेन जो है टर्म्स और वर्ड्स उसको इकट्ठा कर लीजिए कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको तेजी में जो है कैसे लिख सकते हैं। ये तभी होगा जब आप ये समझ में आ गई बात। तो इसको पहले क्वेश्चंस एकदम याद हो जाना चाहिए जो अब तक पूछा है। ये हो गया, ये क्या है, ये तो कैसे अभी रहना चाहिए। ठीक है, तो ये जो बेसिक्स है, तो सबसे पहले कुछ चैप्टर्स हैं उनको पहले लिख लीजिए। पहले लिख लीजिए प्रियम्बल, दूसरा सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, सेंटर स्टेट रिलेशंस, इसी में फेडरलिज्म को भी जोड़ लीजिएगा। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, अभी कई तरह के फिनेंशियल रिलेशनशिप हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप हो गया, लेजिस्लेचर हो गया। हाँ वो तो नहीं हुआ कॉन्फ्लिक्ट तो फिर कैसे होगा, कॉन्स्टिट्यूशन का यही तो काम है ना, ये तीनों के बीच में एक एकोमोडेटिव फीचर, उनके शक्तियों को बताना। और क्या लिखा है आप लोगों ने, फेडरलिज्म। हाँ, फिर उसके बाद से आगे लिखिए, उसी में जोड़ दीजिएगा। हाँ, क्योंकि नॉर्मली जो फेडरलिज्म जो है ना वो मिलना जुला के ही आपको। और इसके बाद से आप लोग का जो पूछता है यहाँ पे, ये स्पेशल जो है गवर्नर को लिखिए, हालांकि वो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में ही आ जाते हैं, फिर भी गवर्नर्स एंड इट्स पावर एंड फंक्शंस। पंचायती राज सिस्टम, नीडलेस टू से क्वेश्चन रहना ही रहना।
दो टॉपिक अलग से लिख लीजिएगा, जुडिशियल रिव्यू और बेसिक स्ट्रक्चर। इमरजेंसी प्रोविजंस वो भी लिख लीजिए। पंचायती राज काउंसिल के बाद दो टॉपिक अलग से, जुडिशियल रिव्यू, बेसिक स्ट्रक्चर और इमरजेंसी प्रोविजन। ठीक है, इसके बाहर जो क्वेश्चन रहेंगे, मतलब कुछ फैक्चुअल, जैसे कि राष्ट्रपति हो गए, उनके विशेष अधिकार क्या है, विटो पावर या ये, लेकिन ये जो पोर्शन है इससे क्वेश्चन रहना ही रहना है। और इसमें काफी इंटीग्रेटेड, अगर आप तीन टॉपिक पे अच्छी पकड़ बना लेते हैं, जैसे प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, तो बहुत हद तक क्वेश्चन आप हैंडल कर लीजिए। हाँ, प्लस इसके साथ एक चीज जरूर लिख लीजिए, जो केस लॉज हम बोले और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, वो बहुत जरूरी है। केस लॉज और इम्पोर्टेंट आर्टिकल। अमेंडमेंट अलग करके कुछ नहीं आएगा, जैसे कि नहीं, वो तो आपको देना ही पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो आपको करना ही है, लेकिन जो स्पेशल जो क्वेश्चन जिसको स्पेसिफिक कहते हैं, वो इन्हीं टॉपिक से आपको दिया आएगा। दूसरी बात की क्वेश्चंस जो भी वो लिखना वही है, एक चीज ये भी ध्यान दीजिए। मतलब क्या हुआ इसका कहने का मतलब, ये नहीं कि जो हम याद किए हुए वही जाके लिखें, हाँ, उस बात को प्रेजेंट करने का, जैसे कि सामने वाला जो है, जैसे कि आप लोग नॉर्मली आप सुने भी होंगे लोग, ये पब्लिक फोरम पे जो क्वेश्चन आंसर जो होता है, तो अब जो आदमी आंसर करने वाला होता है वो सब कुछ थोड़े ही याद करके आए हुए हैं, लेकिन वो अपने स्ट्रेंथ पे उन चीजों को लेकर आता है, सामान्य तौर पे जो है, ऐसे ही आपको करना है। हाँ, डिबेट में भी यही होता है। खैर वो डिबेट अभी हम नहीं चर्चा कर रहे हैं, वो तो जिस स्तर पे भी डिबेट हो रहा है वो तो नहीं। एक चीज आप इस चीज को समझिए, जो जब भी जो हम बता रहे हैं वही उसी पे हम माना, जो लिखा जाता है आमतौर पे जो क्वेश्चंस में, अपने शब्दों में, तो अपने शब्दों में इस चीज को ध्यान में रखिए कि वो अपना शब्द नहीं होता है, मतलब आपके विचार अपने तब तक हैं जब तक आप सोचते हैं, जैसे ही आप बोले वो विचार जो है वो सार्वजनिक हो गया, तो इसलिए मन में भले ही रखिए, उसको जो है प्रकट नहीं करना है। तो अपने शब्दों का मतलब कि यहाँ पे कम से कम एटलीस्ट ये पेपर जो है आपका, ये स्कोप नहीं देता है, क्योंकि ऑलरेडी उस पर कोई जजमेंट हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट जो बोला हुआ है, और उसके वर्ड का अक्षरशः पालन करना, एज लॉन्ग एज आपको अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन और इस प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम में फेथ है, तो वो सबको करना है। ठीक है, वो फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। कोई और क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो तो बताइए, तो फिर आगे बढ़ा जाए, या कोई डाउट, कोई संदेह। ये समझ में आ गया कि ये जो है रिलेटिवली उससे इजियर है, लेकिन इसमें मेहनत ज्यादा लगना है ना, जैसे कि आप प्रीलिम्स में कई डाइवर्सिफाइड इधर उधर का चीज सब पैक करते हैं, ये बिट फोकस्ड है ना, और इस पे आपको मतलब इतना उसको आंसर में प्रैक्टिस करना है कि वो आपको एक तरह से मेमोराइज हो जाए। अब देख ही रहे हैं कि घूम फिर के वही चैप्टर जो है, अब 2023 में ये सारे क्वेश्चन है, ये 2023 में ये आया, ये आया, ये आया, यूपीआई ये जो है, तो अब नहीं तो जीएस पेपर 2 में उसमें और भी रहता है, जैसे आईआर वाला भी पोर्शन जो है, नॉर्मली इसका जो है अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन और ये पॉलिटिकल सिस्टम का देखें तो तकरीबन 150 के करीब ये रहता है, और 250 का टोटल आपका हो गया, तो 250 में से तकरीबन 125 150 के 150 या कभी कभी जो है इससे ज़्यादा भी पूछ सकता है, और बाकी जो इंटरनेशनल रिलेशंस और अदर जो सब्जेक्ट्स, फिर गवर्नेंस वगैरह जो है इस तरह से, तो यहाँ इसमें मार्क्स बहुत अच्छे से उठ जाएगा। चलिए आपको एक स्टैंडर्ड हम लिखवा देते हैं, कोई थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर पे लिखिए तो, या कुछ लिखिएगा आप लोग कि कभी आपको कुछ रैंडम कुछ दें उस पर लिखिए ना, बेसिक स्ट्रक्चर पे 10 मिनट का टाइम आप लोग ले लीजिए, क्वेश्चन आप लोगों को कहिए तो एक हम दे देते हैं। लिखिए, व्हाट इज द जेनेसिस ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर।
क्वेश्चन है, व्हाट इज द जेनेसिस ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर? सेकेंड पार्ट उसका है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, पहला क्या लिखे आप लोग? हाँ, दूसरा है कि व्हाट इज द, उसी में सेकंड पार्ट जो है, हाँ, सिग्निफिकेंस ऑफ, तीसरा उसी में लिखिए, छोटा छोटा ही आंसर लिखिएगा पहले, है ना। विच फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन constitute the basic structure? ठीक है, और लास्ट उसी में लिख लीजिए, चौथा उसमें जो हो जाएगा कि व्हाट आर सम क्रिटिसिजम्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब रुकिए एक थोड़ा सा, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, अब यहां पे रुकिए, अब इस चीज को समझिए, बेसिक स्ट्रक्चर या इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर आ रहा है तो ये उसके एक मैक्सिमम पॉसिबल एस्पेक्ट्स हो गए। पहला तो यही प्रश्न आएगा कि ये क्या है, दूसरा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है कि नहीं, तो नहीं, ये क्या है, एक जुडिशियल इनोवेशन यहां से आया। फिर उसके बाद से इसके फीचर्स क्या है, इसकी सार्थकता क्या है, इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, और फिर इसका क्रिटिसिज्म क्या है। अब इसी को घुमा के बड़े जो है शब्द में घुमा के रख दिया जाए कि दैट इट इज द जुडिशरी which is the sole final interpreter of the constitution। अब हमें को इसका अगर लिखना हो, हमको अगर इस पे क्वेश्चन सेट करना हो तो हम ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। अब वो कंफ्यूज अंत तक लड़का रहेगा कि पूछ क्या रहे हैं, समझ में आई बात, दैट इट इज द जुडिशियरी विच इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और यहीं से ये वाला जो आपका ये जो लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटी एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, इट इज ए basic features of the constitution. In this regard, the basic structure which is also a judicial innovation, how do you see the judicial review in the current event? उसको समझ में ही नहीं आया कि पूछ क्या रहा है, जबकि पूछ एकदम सीधा चीज यही रहा है कि ये जो, हाँ यही चीज है, समझ में आई बात। तो उसको काफी ये सरल भाषा में सरल क्वेश्चन पूछा गया, इसको अगर आप लोग लिख ले रहे हैं तो इसी के एप्लीकेशन को किया है। तो मेंस का ये आंसर राइटिंग जो मोर और लेस कुछ क्लैरिटी आई कैसे ये करना है। तो सबसे पहले हर चैप्टर का ना आपके पास 15 से 20 स्टैंडर्ड लाइन याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेंटेंस। वहां पे हम ये नहीं लिखेंगे कि हमको समझ में आता है। आंसर देखिए ये क्या है कि आपको तो देख नहीं रहा एग्जामिनर, जैसे आप लोग को तो हम जान रहे हैं, तो आप लोग को बाई फेस बाई नेचर बहुत हद तक हम एक अनुमान भी लगा लेंगे। हमको ये भी मालूम है कि कौन आदमी किस सब्जेक्ट्स में किस हद तक जो है, एक ये भी अनुमान लगाना मेरे लिए आसान है, किसका क्या स्ट्रेंथ है, किसका क्या वीकनेस है ना। वहां पे आपको आंसर जो है लिख के वहां पे उसको इम्प्रेस करना है, क्योंकि जैसे अभी ये बोले कि आखिर सर कितना उसको घुमाएंगे, वही लिखना है, सब कोई वही आंसर लिखेगा। तो अब यही पे आर्ट है कि उसको कैसे प्रेजेंट किया जाए। तो आपके पास एक स्टैंडर्ड जो है वो सब चैप्टर के अगर कुछ जो है, इसको समरी कहते हैं, इस टाइप में एक पैराग्राफ में अगर आप 150 से 200 स्टैंडर्ड लाइन, जैसे कि यही जो हो गया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए लिविंग इंस्ट्रूमेंट विद कैपेबिलिटीज ऑफ इनॉर्मल डायनेमिज्म, यही लाइन लिख दिया। या पीछे वाला जो आपने कि कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो है, इट इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लिख सकते हैं। हाँ ठीक है ना, तो यही चीज
अब ये जो है, ये फैक्ट्स अगर आपको याद रहा कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो यही आंसर लिखना है। जुडिशियल रिव्यू उसके रिलेटेड कुछ भी हो, हाँ फंडामेंटल जो आप जो भूमिका लिखते हैं, स्टार्ट का इंट्रोडक्शन, और कंक्लूजन पार्ट जो आप करते हैं। अब ये नहीं कि कंक्लूजन कहीं और का है और लिख कुछ और रहे हैं, ये भी जो आप लिख रहे हैं उसी के आधार पे निष्कर्ष होना चाहिए। नॉर्मली लिखते समय हम आंसर भी कुछ लोग का इवेल्युएट करते हैं तो उसमें लिखता है ऑन द एंड वी कैन से दैट, वी कैन कैसे वी कैन से दैट, जो आप लिखे उसके आधार पे आपको बताना है, ठीक है ना, उसके आधार पर कंक्लूड करना है। उसके दिमाग में चल तो वो कहानी रही है, यहाँ लिखा कुछ और, हाँ मतलब वो मिलेगा ही नहीं ना। इसीलिए ये अगर आप लोग मतलब आप खुद पढ़, अच्छा एक चीज और आपको बता दें, आप किसी से इवेल्युएट मत करो, अपना ही लिखा 2 बार पढ़ लो और आपको लगे कि हमको कितना इसमें मार्क्स देना चाहिए। समझ रहे हैं मतलब? तो और कुछ ना कुछ वो इम्प्रूवमेंट, इसीलिए हम आप लोग कहते हैं कि जब कुछ समझ में नहीं आए तो जो एनसीईआरटी की किताबें हैं उसके लास्ट में जो समरी है या चैप्टर का, उसको आप लिखना शुरू करो, तो आपकी भाषा जो है वैसी ही सुदृढ़ हो जाएगी और धीरे 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 जो है वो। और एक ये चीज बता दें कि इसमें कोई टेक्निक काम नहीं करता है, ये प्योर मेहनत का काम है, ये जो मेंस का जो है। इसीलिए आप अधिकांश लोगों का देखिएगा कि प्रीलिम्स जो है वो लगातार दिए जा रहे हैं, मेंस में थोड़ा मार्क्स रह जा रहा है या कुछ, या फिर उससे रैंक पे भी काफी इफेक्ट आ जाता है। सेकंड जो उसके बाद जो इंटरव्यू वाला है वो एक अलग पक्ष है, उसमें जो है बहुत कम, उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन, आप चीजों को, या नहीं भी है तो आप एक जो मतलब कहते हैं कि काफी शिष्ट भाव से अगर आप एक विद्यार्थी के तौर पर भी जाइएगा तो यही रियल एग्जाम होता है। क्योंकि पहला तो आपको टिकट दे दिया, तो वही हम बताया कि गोल बचाना और प्रीलिम्स निकल गया। अब यहाँ जो मेंस जो चीज है ना, ये प्योर आपके जो है सो, इसीलिए यही ऑप्शनल की भी बात आती है इस पूरे एग्जाम में। अब तो हालांकि बहुत ज्यादा ऑप्शनल यहाँ तो क्वालिफाइंग होगा बीपीएससी यूपीएससी में भी, यही एक लौता चीज है जो स्टूडेंट अपनी मर्जी से चूज करता है। क्या नाम है उसका? ऑप्शनल, वैकल्पिक, मतलब आप अपनी इच्छा से इन सब्जेक्ट्स में चुनना। उसके बाद जो सबसे बड़ा जो है स्टूडेंट्स लास्ट में बोलता क्या है कि सर हम ऑप्शनल बहुत गलत सिलेक्ट कर दिए। मतलब क्यों भाई, ये आप ही को वो करना था ऑप्शनल। अब ऑप्शनल लोग चूज करते हैं दूसरे के कहने पे, और जो दूसरे के कहने वाली बात है तो वहां नहीं हम। तो ये ध्यान से इस चीज को समझिए, ठीक है ना। और ये जितना लिखिएगा आप मतलब दिमाग में रख लीजिए, इट इज अ वेरी मतलब इसको कहते हैं कि क्लेरिकल वर्क जिसको कहते हैं, जैसे कहते हैं 9 बजे ऑफिस उठे, ऑफिस दुकान खोले और 5 बजे से बंद, बस यही करना है सुबह से लेकर शाम तक 9 बजे। आप एक शेड्यूल बना लीजिए या जो भी आप लोग का स्टडी आवर है, आपको बस इतना डेली जो है लिखना है, और जितना ज्यादा लिखिएगा आपको वो फायदा करेगा। 20 पेज हम क्या बोले कि 20 A4 से लिख लीजिए अपने वॉल पेपर पे। मेंस का टारगेट 20 का रन रेट, अभी आप वो डेवलप कीजिए, वो क्वेश्चन आप कर जाइएगा। हम कैसे बोले कि बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर रहेगा तो इस पर कुछ भी पूछेगा, कोई भी पूछेगा तो आप लिख दीजिए। या एक एवरेज, ये कंपटीशन है, इस चीज को ऐसे भी समझिए ना, एवरेज मार्क्स इतना आ रहा है, इससे हमको ऊपर ले जाना। इससे ऊपर आप जाइएगा तो ऑटोमेटिक आपका कॉल आ जाएगा। जैसे जो क्वेश्चन सब लोग लिख के आ रहे हैं, छूटना नहीं चाहिए क्वेश्चन, पहली बात। दूसरी बात कि अब आपका दायरा जो है वो फोकस्ड होना चाहिए क्वेश्चन में। मतलब ये 3 घंटे का पेपर, हम ये प्रैक्टिस करेंगे 245 मिनट के अंदर में हम उसको खत्म करने का प्रयास करें। जैसे कई लोग कहते हैं उसमें डीआई वाला, डीआई सर हमारा ठीक है, ये ठीक है तो आप 10 मिनट में खत्म कर दीजिए, 5 मिनट में खत्म कर दीजिए, ताकि वो टाइम आप दूसरे क्वेश्चन पर दें। डीआई अब है क्या कि इनसे बेहतर है, उनसे बेहतर है, इनसे बेहतर, आपको पूरे भीड़ उस क्लस्टर में देखना है। समझ रहे हैं ना, क्या आप पूरे बिहार में सबसे फास्ट डीआई बनाने वाले हैं? इस चीज को भी अब ऐसे सोचिए। अगर आप 2-3 टॉपिक में वैसा है तो आपको मतलब बिना कुछ कहे आपका रिजल्ट होना है, इसके लिए किसी के सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं। तो ये ध्यान हमेशा रहे कि 20 पेजेस जो है डेली लिखना है, एटलीस्ट 20 A4 शीट जो है आप लोग को भर देना है, ये ध्यान रखें। फिर उसके बाद से ऑटोमेटिक आप खुद जज कीजिएगा कि वो क्वालिटी आ रहा है आपके आंसर राइटिंग।
चलिए इसको लिखिए तो। कोई और प्रश्न इससे संबंधित? तो पहला एक्सरसाइज है कि प्रीवियस ईयर बीपीएससी के जितने क्वेश्चन पूछे गए और यूपीएससी के कम से कम लास्ट 10 साल में 2011 से यूपीएससी और बीपीएससी भी मोर और लेस वही 2015-16 से लगातार हर साल का क्वेश्चन आप लोग पहले लिखिए। हाँ, वही टॉपिक है और उन क्वेश्चंस को ही टॉपिक और चैप्टर्स आपको कंफर्म